क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें ग्राफ बनाने के बाद ये बोला गया था कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट कवर किया जाए तो बताओ फोर्स कितनी होगी। तो डिस्टेंस 2 यूनिट था, तो यानी x की वैल्यू अपने पास 2 हो गई और आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। बट वो सिचुएशन आपको ग्राफ पे प्रेजेंट करना था। वो सिचुएशन कहाँ प्रेजेंट करनी है? ग्राफ पे प्रेजेंट करनी है। तो ग्राफ पर पॉइंट 2 को प्लॉट करना है कहां तक? जब उस लाइन को वो क्रॉस कर दे। ठीक है, तो मैं एक बार इसका ग्राफ में तुम लोगों को दोबारा डिटेल में समझा देता हूँ, शायद कईयों को समझ नहीं आई बात। अच्छा हर्षिता, आज एग्जाम हो गया मैथ का, कैसा गया बेटे? ओके गुड। कुछ मुश्किल आया था या पढ़ाया हुआ आया था सारा? हाँ वही बात है, बट नंबर लाइन कट चुकी थी, पता नहीं क्यों। इसमें एसडी में भी दिया था, बट मेरे ख्याल से एसडी में तो चॉइस में क्वेश्चन दे दिया था उसके साथ। इन लोगों ने पूरा पुराना पेपर उठा के दे दिया मुझे लग रहा है। देखो मैंने बेटा वहां पे इक्वेशन बनाई थी y इज इक्वल टू 5x, यही इक्वेशन बनी थी। चलो कोई बात नहीं, बाकी तो वैसे तो ठीक गया ना बाकी सारा। y इज इक्वल टू 5x, करेक्ट। हमें इसका ग्राफ बनाना है। मैं एक बार फिर से इसका ग्राफ बना करके तुम लोगों को प्लॉटिंग सिखा देता हूँ। शायद मैंने छोड़ दिया तो तुम लोगों को समझ में नहीं आया है ना कि क्या करना है क्वेश्चन में। ये अपने पास हो गया बच्चों एक्स वाई, 3 पॉइंट्स हमें लेने थे। पहला मैंने कहा, मैंने -1 ले लिया तो -5 मिला। दूसरा 0 तो 0 मिला, 1 पर मुझे 5 मिला। ठीक है, अब इसका ग्राफ हम बना लेते हैं। -5 y तक जा रहा है। थोड़ा हम लार्ज ग्राफ लेंगे क्योंकि मैं पूरी प्लॉटिंग तुम लोगों को शो करूंगा। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, एक मिनट बच्चों। बेटा 1 मिनट, मार्कर थोड़ा लाइट है, इसको दूसरा ले लें। तो पॉइंट बेटे 5 तक प्लॉट करने हैं। 5 तक पहले प्लॉट कर देते हैं। ये हो गया अपने पास 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 एंड -3। एक्स की ज्यादा वैल्यूज नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कैसे पता चला कि हमें 10 तक जाना है? उसने कहा डिस्टेंस कवर्ड 2 यूनिट। डिस्टेंस कवर्ड 2 यूनिट का मतलब है अगर वैल्यू ऑफ x2 है तो y कितना आना चाहिए? 5 2 10। मैंने बताया था ऐसे हम चेक कर लेंगे। तो 10 तक लेके जाना ही होगा हमें। एक और लेना चाहें तो शो कर सकते हैं 11। अब पहले आपको ग्राफ को बनाना है जो आपने पॉइंट्स निकाले हैं। x -1, नाउ y इज 5, -1 एंड 5, सॉरी बच्चे, सॉरी, -1 एंड -5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 एंड -5। ठीक है,
नाउ 0 0 अगेन 1 and 5. अब ये पॉइंट्स मिला करके हमें स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ये देखिए, ये हमने स्ट्रेट लाइन बना दी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई y = 5x। अब कह रहे ये सिचुएशन आप शो करो कि अगर आप 2 यूनिट चलते हैं, डिस्टेंस 2 यूनिट कवर करते हैं, तो फोर्स कितने यूनिट हो जाएगा? तो 2 यूनिट डिस्टेंस, ये 2, यहां से आप में सीधे डॉटेड लाइन बनानी है जो कि इस स्ट्रेट लाइन को कट करेगी। अभी ग्राफ पे बनाएंगे तो बहुत परफेक्ट आएगा, ये कुछ ऐसे शो करना है। ये आपको x पता है, ठीक है, ये मैं 2 इधर कर दे रहा हूं। तो आपको y क्या मिलेगा? जब यहां पे आपको इंटरसेक्शन मिल गया, अब आप इससे y की तरफ ड्रॉ कर देंगे, ये आपका y10 हो गया। तो व्हेन डिस्टेंस कवर्ड इज 2 यूनिट, फर्स्ट पार्ट, व्हेन डिस्टेंस कवर्ड 2 यूनिट, तो व्हाट इज द फोर्स? 10 यूनिट। ठीक है, फोर्स की कोई यूनिट नहीं लिखनी क्योंकि इसने कुछ नहीं दिया है इसके अंदर। उसके बाद सेकंड पार्ट कह रहा है कि अगर डिस्टेंस आप 0 यूनिट कवर करें, यानी x अगर आपका 0 होगा तो y भी क्या होगा? 0 ही होगा। यहां पर है when d = 0 यूनिट, तो फोर्स भी कितनी हो गई? 0 यूनिट। ठीक है, खत्म। क्लियर हो गई बात? ये था 6th क्वेश्चन। और किसी को कोई दिक्कत? अब हम 8th क्वेश्चन पर चल रहे थे जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने पिछली क्लास में शायद ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया था। ग्राफ सबको क्लियर होगा बच्चों? अब मैं आ रहा हूं इसके सेकंड पार्ट पर। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, हमें एक्सप्रेशन गिवन है बेटा, F = 9/5 of C plus 32, 9/5 of C plus 32. If the value of C is 30 degree Celsius, now what temperature in Fahrenheit? तो आपने क्या करना है, C की वैल्यू को एक्सप्रेशन में ले जा करके सब्स्टिट्यूट कर देना है। 5 6 30, अपने पास आ गया बेटे 54 डिग्री प्लस 32 डिग्री, ऐड किया 4 2 6 और 5 और 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? अब क्वेश्चन में आपको F की वैल्यू दे दी गई है 95 डिग्री और आपको C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्सप्रेशन में हम F की वैल्यू को पुट कर देंगे और अब C की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। 9/5C प्लस 32। तो ये इक्वेशन 8th क्लास में ही सॉल्व करनी आप सीख चुके हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो 32 पहले शिफ्ट हुआ, ये जैसे मैं कहता हूं मैं पहले फ्लिप करके लिख देता हूं, 9/5C प्लस 32 इज इक्वल टू 95। 9/5C, 95 माइनस 32, 9/5C, ये आ गया आपके पास 3 और 9 आउट ऑफ 3 कितना हो गया? 6, 63। दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू 63 इंटू 5/9। दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू 7 इंटू 5। दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसके बाद पार्ट नंबर 4 कहता है if the temperature is 0 degree, what is the temperature in Fahrenheit? If the temperature is 0 Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? तो पहले वाली कंडीशन में कहता है when C is equal to 0 degree, what is the value of F? तो हम C को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं अपनी एक्सप्रेशन में। तो F is equal to 9/5, C की जगह 0
plus 32, 0 into something 0 plus 32, it is 32 degree Fahrenheit. Next इसी में पार्ट कहता है if F is 0 degree, then what is temperature in Celsius? ठीक है, अब देखिए उसे, आप F की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें एक्सप्रेशन में, 0 is equal to 9/5C plus 32. 32 को ले आए हम लेफ्ट साइड पे तो बन गया -32 is equal to 9/5C. ठीक है, this implies 9/5C is equal to -32. This implies C is equal to -32 into 5/9, और C is equal to 5 2s are 10, 5 3 15 और 116 -160/9 डिग्री सेल्सियस. इसे अभी आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर हो जाएगा. तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप कन्वर्ट करें इसे, कैलकुलेशन में यहाँ कर रहा हूँ, तुम लोग ध्यान रखना, ये ग्राफ वर्क है. ठीक है, 16 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 160 को 9 से, 919 कितना आ गया 70, और 9763 नाउ अगेन 7. तो इसे हम लिख सकते हैं -17 and 7/9 डिग्री सेल्सियस. इसका आंसर मुझे आप लोग बताना, डेसिमल में दिया है या मिक्स फ्रैक्शन में दिया है. ठीक है, क्योंकि 0.77 अब आगे जाएगा. इसके बाद पार्ट 5th कहता है, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. कह रहा क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी बोला जा सकता है. अभी आपने कहा है साहिर सर लास्ट. ओके, जो फोर्थ पार्ट अभी मैंने किया है, फोर्थ पार्ट में बेटा उसने ये बोला है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा. तो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. बस सी की जगह 0 रखो. आप तो लीनियर इक्वेशन की तरह बस इसे समझो कि भाई एक वेरिएबल दे रखा है, दूसरा वेरिएबल निकालना है. तो एक वेरिएबल 0 यानी सी, एफ की वैल्यू. फिर कहता है अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. तो आपने क्या किया, एफ की जगह 0 डाला. अब एक आप इक्वेशन सॉल्व करो, बस 32 को इधर शिफ्ट किया, -32 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 न्यूमरेटर और 9 डिनोमिनेटर, और आंसर. क्लियर साहिर? और किसी को बच्चे कोई दिक्कत? वर्णिका पेपर मिल गया, कितने मार्क्स है बेटा? (73) 80 में से 80 ना, 100 तो नहीं? यस सर. हाँ, वेरी गुड. कृतिका आपको मिला? सर ये कौन सा चैप्टर है? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट. एक मिनट में जरा वॉइस को करेक्ट कर दूं. वन मिनट बच्चे. अब वॉइस करेक्ट है. वर्णिका आप म्यूट कर लीजिए. सर ये कौन सा चैप्टर है? ये बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चल रहा है, 4th चैप्टर. ठीक है, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को 13 चैप्टर दोबारा से पढ़ाऊं, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है, फिर से उसको पढ़ाया जाएगा. 13 कौन सा था? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ओके सर, लेकिन वो तो आ गया हमारा. तुम लोगों को आ गया है?
अच्छा यस फिर सर। देखते हैं, फिर कोई और ज्योमेट्री का पढ़ाते हैं, देखते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा फिफ्थ पर। फिफ्थ पार्ट में इसने ये कहा कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसको डिग्री और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम रखा जा सकता है। तो देखो इसे कैसे करोगे। लेट, या पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि स्पेस नहीं है फिर समझ नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 10 सेकंड दे रहा हूं, अगर कोई डाउट है बच्चों तो पूछ लो। अब हम ऐसे सीक्वेंस में चल लेते हैं, बल्कि बेटा चैप्टर 7 तक लगभग खत्म हो चुका है। अब हम चैप्टर कर लेते हैं 8, 9 और 10। पहले इसको खत्म करते हैं जो बिल्कुल हमने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। फिर 11, 12, 13, अब ऐसे फिर सीक्वेंस कर लेते हैं, तो जो नए चैप्टर सबको होने वाले होंगे वो सब आ जाएंगे, ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल, सारे मैं दोबारा फिर से धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करूंगा। लगभग सारा सिलेबस तो हो ही चुका है, बहुत कम रह गया है, लेकिन अब जब पढ़ेंगे तो अब सीधे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, असाइनमेंट के साथ साथ क्वेश्चन हम करते हुए अब चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब तो सिर्फ फाइनल एग्जाम होंगे। इरेज कर रहा हूं बच्चों, ये ग्राफ ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो, तो बस इतना ही इरेज करता हूं और आपको फिफ्थ पार्ट पहले मैं कंप्लीट करके देता हूं, ठीक है। और किसी को मार्क्स मिले? अभिषेक, ओके। फिफ्थ पार्ट बेटे, इज देयर a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? Let C is equal to F is equal to X। हम ये मान करके चल रहे हैं, कोई भी वेरिएबल एक मान लो कि भाई अगर C और F इक्वल होंगे तो क्या वैल्यूज निकल सकती हैं, तो आपने उसे इक्वल कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते थे, C इज इक्वल टू F। X नहीं लेना चाहते, अगर कंफ्यूजन लग रही है कि भाई X क्यों ले लिया, तो आप ऐसे लिख लो, C इज इक्वल टू F। व्हेन C इज इक्वल टू F, तो अपनी जो एक्सप्रेशन है, because the given expression is F is equal to 9/5T plus 32, can be written as F is equal to 9/5F plus 32, ठीक है। अब 9/5F वेरिएबल एक साथ कर दो, F minus 9F upon 5 is equal to 32. Now taking LCM 5, it is 5F minus 9F is equal to 32. This implies minus 4F upon 5 is equal to 32. This implies F is equal to 32 into 5 upon minus 4, 4, 8, 32, 8, 5, 40, negative use हो गया, F is equal to minus 40 degree. So minus 40 degree Fahrenheit temperature is also equal to minus 40 degree Celsius temperature. तो क्या ये इक्वल है? यस, द टेम्परेचर कैन बी इक्वल। और व्हाट आर द वैल्यूज? minus 40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड minus 40 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए सबको समझ में आई मेरी बात या नहीं? ओके, क्लियर? किसी को डाउट बेटा? 7 सेकेंड, इसमें अगर कुछ पूछना है पूछो, अब इसके बाद हम पूरा हटा देंगे। आज या कल मैं तुम लोगों के साथ असाइनमेंट शेयर करूंगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, उसे कंप्लीट कर लेना है आपको, ठीक है। टाइमिंग बता देंगे आपको कि कब कंप्लीट करके क्लास में मिलना है। स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, अच्छा अब देखते हैं चैप्टर, नया चैप्टर कौन सा करना है, फिर चलते हैं।
अच्छा, सिलेबस बच्चों काफी मिक्स हो गया, कईयों ने कई चैप्टर कर लिए होंगे अपने सिलेबस के हिसाब से जो फर्स्ट टर्म में मैंने पढ़ाया, तो लेकिन आपको जो ट्यूशन में चलेगा उसी के सीक्वेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा फिर से, क्योंकि फिर ऐसे अलग अलग करा पाना बहुत मुश्किल होगा। अपना मेन ऑब्जेक्टिव है पूरी बुक को कंप्लीट करना, तो अब सीक्वेंस में ही हम चलेंगे, ठीक है। चैप्टर 6 तो सभी को आया था, है ना। चैप्टर 7 तक तो मैंने सीक्वेंस में ही सारा पढ़ाया था शायद, 1 to 7। उसके बाद हमने ब्रेक करना शुरू किया था, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रिलेटरल, जो कि सिर्फ एक बच्चे को आया था। चैप्टर नंबर 9 है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम, और चैप्टर 10 है सर्कल। उसके बाद हम 12 पढ़ चुके हैं, 13 पढ़ चुके हैं, 14 पढ़ चुके हैं। मुझे बताइए बच्चों, मैंने स्टैटिक्स पढ़ा दिया क्या ग्रुप में? कोई एक कंफर्म करो। चैप्टर नंबर 15 है, 14, हाँ 14 है, 14 सॉरी, 15 तो प्रोबेबिलिटी है। चलो फिर आज कोऑर्डिनेटरल से शुरू करेंगे। 7 तक मैं सारा करवा चुका हूँ एक पूरे सीक्वेंस में, अब हम 8, 9, 10 ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अभिषेक, आपको 8 आ चुका है, बट तूने ट्यूशन में नहीं किया था, फिर दोबारा करो। 8 के कर लिए थे क्वेश्चन? अभिषेक 8 चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा आए थे बेटा, कम आए होंगे वैसे तो, क्योंकि टीचर ने भी शायद एक ही एक्सरसाइज कराई थी ना आपके उसमें, फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ कराई थी, पूरी कराई थी, ठीक है। तो अब इसे दोबारा से करना है क्योंकि फाइनल्स में अब आएंगे इसके। साहिर और लक्ष्य, आप दोनों को कितने चैप्टर अब तक आ चुके हैं? फर्स्ट 7 आपको आ चुके हैं एग्जाम में? अच्छा, कितने आए थे अभी एग्जाम में आपको लक्ष्य? बस 3 चैप्टर आए थे? कौन से स्कूल में हैं आप? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 6, ओके ठीक है। तुम्हारे स्कूल में तो कम आए थे, ठीक है। साहिर, आपके भी स्कूल में 3 चैप्टर थे सिर्फ, 6, 7 और 12। क्यों फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं पढ़ाया? नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 6, 7, 12 ये आया था आप लोगों को, आपके में ज्यादा। ठीक, चलो 8 से स्टार्ट करते हैं फिर। अब जो चैप्टर है बेटा 8 और 9, ये थोड़े से थ्योरेटिकल हैं, और इनमें आपको क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी 8 से करते हैं। कुछ 7th वगैरह तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है या नहीं? 7th चैप्टर ज्योमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ी है कि नहीं? 7th नहीं पढ़ा ना? चलो ट्राई करो फिर देखते हैं, क्योंकि 7th तो यहाँ सब बच्चों ने पढ़ रखा है, 1st to 7, ठीक है। तो उसे अभी तो नहीं शुरू करेंगे, बट मैं रिवाइज करवा दूंगा तुम दोनों को, क्योंकि ज्योमेट्री पढ़ाना जरूरी है, नहीं समझ ही नहीं पाओगे 9th में, ठीक है। वो करा देंगे आपको रिवाइज एक्स्ट्रा लेकर के। अभी हम 8 चैप्टर में बात कर रहे हैं। 8 चैप्टर और 9th चैप्टर में एक्सप्लेनेशन जो ज्योमेट्री की है बेटे वो बहुत अलग है, और ध्यान से आपको समझना है कि हर चीज लिखना कैसे है, ठीक है, रीजनिंग कैसे देनी है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में क्या क्या है क्वाड्रिलेटरल्स में।
क्वाड्रिलेटरल तो सभी ने लगभग फिगर पढ़ी होगी, जो भी छोटी क्लासेस में क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइंगल्स, ठीक है, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, ये सब इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज पर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। पहले बस सिंपल से क्वेश्चन हुआ करते थे कि भाई 4 साइड हैं, 2 डायगोनल हैं, 4 एंगल्स हैं, द सम ऑफ ऑल 4 एंगल इज 360 डिग्री, बस इतना ही था। अब आपको प्रॉपर्टीज समझनी होगी। तो व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल इज अ 4-साइडेड पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है बेटे अ क्लोज्ड फिगर विद n नंबर ऑफ साइड। अगर कोई भी फिगर क्लोज है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगन, ठीक है। कोई भी फिगर अगर क्लोज है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीगन। अब ये डिपेंड करता है कि उसमें कितनी साइड्स हैं। तो ये एक पॉलीगन है जिसमें 4 साइड्स हैं। ट्राइंगल एक पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स हैं, तो उसको नाम दिया गया ट्राइंगल और इसे नाम दिया गया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल में अगर ये देखा जाए कि भाई नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, तो देयर आर 4 साइड्स, AB, BC, CD एंड DA। AB, BC, CD और DA, इन 4 को क्या बोलते हैं हम? साइड्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एंगल की बात की जाए तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं। आप देखो कहां कहां वर्टेक्स है, अभी वर्टेक्स लिख रहा हूं। तो आपके पास, या पहले हम वर्टेक्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। वर्टेक्स क्या है? वो पॉइंट जहां पर 2 लाइन या लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स हैं जहां कॉर्नर बन रहा हो? 1, 2, 3 और 4, 4 वर्टेक्स है। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, सी और डी, ठीक है। अब बात की जाए एंगल की कि भाई क्वाड्रिलेटरल में एंगल कितने हैं? हर वर्टेक्स पर एक एंगल बनता है। तो देयर आर 4 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। और इन चारों एंगल में एक प्रॉपर्टी बनती है अर्थमेटिक कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। नाउ डायगोनल। अपोजिट वर्टेक्स को जब आप ज्वाइन करते हो तो जो स्ट्रेट लाइंस बनती हैं उन्हें हम डायगोनल्स बोलते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स होते हैं, जैसे AC या CA, एक ही बात है। BD या DB, ठीक है, देयर आर 2 डायगोनल्स, AC एंड BD, ओके, ठीक है। अब नेमिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? आप क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग किसी भी वर्टेक्स से शुरू कर सकते हो। मान लो मैं A से शुरू करता हूं, तो हमारी जो मूवमेंट है वो या तो क्लॉकवाइज होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ठीक है। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में आपको चलना है, एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स डायरेक्शन में आपको चलना है, या उसे हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं यहां पर हूं, मैं ये डायरेक्शन ले रहा हूं, A B C D, स्टॉप। यानी ये वाली डायरेक्शन क्या थी? रिवर्स ऑफ क्लॉक, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। शुरू किससे किया? वर्टेक्स से। मान लो बी से शुरू करते हो, कोई बात नहीं है, बी सी डी ए। डी से शुरू करते हैं, डी ए बी सी, सभी एक ही बात है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ए से शुरू करूं, ए डी सी बी, अभी डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। डी से शुरू कर दूं, डी सी डी ए। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग करते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि ये रिदम में होना चाहिए, ए बी सी डी, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर यहाँ मान लीजिए
आपके पास डी हो और यहाँ बी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेमिंग हो जाएगी ए डी सी डी। ठीक है, अल्फाबेट वाला पैटर्न फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है, बट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके नाम करना कंपलसरी है। अब समझ गए मेरी बात? ठीक है, ऐसा नहीं कि ए बी सी डी ही हो, पी क्यू आर एस ही हो, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा वर्टेक्स उसके बाद पड़ रहा है, जो भी उसका नाम हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। जैसे मान लो ए टी एक्स डब्ल्यू, तब भी हम नाम करेंगे ए टी एक्स डब्ल्यू। अब तो सब अलग अलग नाम है, सारे वर्टेक्स कोई रिदम में नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या टर्म्स होती हैं और उसको हम कैसे नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि भाई क्वाड्रिलेटरल में कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में जो सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है? ठीक है, पैरेललोग्राम, इट इज अ फोर साइडेड फिगर in which opposite sides are parallel, opposite angles are equal, diagonals are not equal but bisect each other। अब इन सब का मतलब आपको समझना है, जो जो मैंने बोला है। अगर ये वाली टर्म आप समझ गए इस फिगर में, तो बाकी की जितनी भी फिगर हैं सब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। लेकिन अगर टर्म नहीं समझे तो बाकी सभी आपको मुश्किल होगा समझने में। ठीक है ना, रटना नहीं है, चाहे ज्योमेट्री ही क्यों ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे तो रटते कुछ नहीं है, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 70 या 80% बच्चे ज्योमेट्री याद करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उन्हें वो बहुत डिफिकल्ट लगती है। अलजेब्रा आसान लगती है, जबकि अलजेब्रा में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, ज्योमेट्री में नहीं इतने होते। ठीक है, देखिए भागते हैं, मतलब इसके क्वेश्चन को प्रॉपर प्रेजेंट करना होता है ना, तो लिखने से भागते हैं कि भाई रीजन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है, जैसे अभी एक सिंपल सी बात करें कि एंड्रॉइड फोन के फीचर्स आप सबको पता है, धड़ाधड़ अभी मैं कह दूं तो पूरा एकदम खोल के रख दोगे एंड्रॉइड फोन के, हाँ ये होता है सर, ये होता है, उसमें तुम लोग बड़े बड़ों को मात दे सकते हो या नहीं? सही कह रहा हूं मैं? फटाफट बताओगे। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि अब आप एक कॉपी और पेन उठाओ और जितने ये फीचर्स हैं इन सबको डिटेल में डिस्क्राइब करो, कोई नहीं डिस्क्राइब कर पाएगा 100%। 5 मिनट के बाद ही छोड़ देगा, यार मैं क्या क्या लिखूं इसमें, कैसे कैसे स्टेप्स लिखूं, राइट ऑल स्टेप्स। या अगर मैं बोलूं कि भाई आप इसका फ्लो चार्ट बनाइए, कि मान लो अगर किसी नए बंदे को समझना हो कि ये ऑप्शन कैसे मिलेगा, तो इसका आप मुझे एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करके दो, तो मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल टास्क होगा सबके लिए। लेकिन वैसे अगर चलाना तो आप फटाफट पहुंचेंगे, है ना? अगर व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो कितने पेज आप यूज कर सकते हैं? अगर भाई व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाना है, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है ऐसे इंसान को जो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता, तो अब जितने आप लोग हो सभी मुझे ये बताओ कि कितने पेज का इस्तेमाल करोगे और कितने स्टेप्स आप यूज करेंगे। इसके लिए मैं तुम लोगों को सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस फालतू काम में, बस ऐसे ही मैं तुम लोगों को इंटरेस्ट बताना चाहता हूँ। अच्छा, लक्ष्य का तो आंसर आ गया भाई, वेरी गुड। हर्षिता ने पूछा भाई सर आप क्या जानना चाहते हैं? मैं बेटा बस एक सिंपल सी ये बात बता रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस विद इंटरेस्ट, ठीक है, और विदाउट इंटरेस्ट में क्या फर्क है। मोबाइल में सबको इंटरेस्ट है, एक 5 साल के बच्चे को भी बहुत इंटरेस्ट है, वो भी सारे के सारे स्टेप्स बड़ी तेजी से फॉलो कर लेता है ना?
समझ गए? आज इस पे तुम लोग काम करना कि भाई जो जो काम तुम लोग मोबाइल में करते हो उसके कैसे स्टेप्स आप लिख सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, मान लो किसी एक ऐसे इंसान को समझाना है जिसने मोबाइल नहीं देखा है बट उसको पढ़ना आता है, उसके लिए वो स्टेप्स बनाने हैं कि भाई ये काम है तो ये आपको ऐसे ऐसे जाना होगा। इस पे थोड़ा तुम लोग वर्क करो, ठीक है? बाद में बात करेंगे इस पे कि भाई कितने पेज चाहिए, क्या होगा, कैसे स्टेप्स होंगे, कैसे फ्लो चार्ट होंगे। ठीक है, वही चीज आप यहाँ मैथमेटिक्स में देखते हो। अगर आपके पास प्रैक्टिस बहुत अच्छी है जैसे अलजेब्रा में होती है कई बार, तो आप क्या होता है कि उस चीज को लिखना नहीं होता तो आपको इजी लगता है। इसमें क्या होता है कि जो आप सोचते हैं वही आपको लिखना पड़ता है कि भाई इसका ये रीजन है, इस वजह से ये स्टेप्स लिखा गया। समझ गए? और उसमें क्या होता है कि आप सोच लेते हो और सीधा अपना स्टेप्स लिख देते हो। हाँ बिल्कुल, देखो टाइम कंज्यूमिंग वही मैंने बताया, अलजेब्रा क्यों इंटरेस्ट लेती है कि भाई फटाफट फॉर्मूले अपने दिमाग में है, जल्दी से लिख करके हो गया खत्म, है ना? करेक्ट। अगर मान लो डिवीजन ही एक्सप्लेन करनी हो, सिंपल सी डिवीजन, जब पढ़ाया जाता है तो बच्चे को एक एक बढ़ाया जाता है, भाई एक डिजिट की डिवीजन करो, फिर 2 डिजिट की डिवीजन करो। आप सोचो कि आप कम से कम 2 साल तक डिवीजन को ही स्टडी करते हैं। अगर ध्यान दो आप तो अपनी प्रीवियस क्लासेस पर, पहले 1 डिजिट का आया था, फिर 2 डिजिट का आता है, और 2 डिजिट के साथ ही 3 डिजिट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर जितने मर्जी डिजिट आप स्टार्ट कर देते हैं। समझ गए? ऐसे ही होता है, जैसे भाई एक मोबाइल आपने एंड्रॉइड यूज कर लिया तो आपको पता है, उसके बाद आप क्या करते हैं, मोबाइल लाते चाहे लेटेस्ट से लेटेस्ट आया हो, कभी किसी ने बुक पढ़ी है? कोई बुक नहीं पढ़ता, बुक सब फेंक देते हैं, तुरंत निकाल के चालू, सिम डाला और स्टार्ट, क्योंकि अब वो बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस में हो चुका है। ठीक है ना? तो इस तरीके की प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में चाहिए होती है। होते सब वही हैं, बस क्या है कि उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है, उसके बाद आपको समझ जाना होता है। और ज्योमेट्री बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ज्योमेट्री में बस ये होता है कि जो आपने सोचा है उसका रीजन आपको लिखना है, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। बस यही मैं इसमें समझाना चाह रहा था तुम लोगों को इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम। अगर आपको किसी भी फिगर को एक्सप्लेन करना हो, ठीक है, तो ऐसे नहीं सोचते रहो कि अब मैं क्या बताऊं, तो आप अपने दिमाग में कुछ स्टेप्स बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे बना दी। ठीक है, सबसे पहले हम साइड्स को एक्सप्लेन करेंगे। वर्टेक्स एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, हर फिगर में 4 वर्टेक्स ही रहेंगे। फिर आप एंगल को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप डायगोनल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैं पूछूंगा जब आपसे कि आपको सारी के सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की बतानी है, तो आप अपने दिमाग में इस तरीके से ब्रेक कर लोगे कि पहले मैं सर को साइड्स बताऊंगा, फिर एंगल बताऊंगा और फिर डायगोनल की प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो बहुत ही आसानी से आप याद कर लेंगे। ठीक है, करेक्ट? हाँ अभिषेक, सिर्फ 2 स्टेप में बना दोगे आप ग्रुप। ठीक है, बढ़े फिर आगे और थोड़ा सोच लो। कितना 2 पेज? ओहो ठीक है, पहले अब आते हैं बेटे साइड्स पर। साइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ठीक है, साइड्स के बारे में तो मैंने क्या बोला, पहले मैं लिखूंगा इसे तुम लोगों के लिए। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये तो स्टेटमेंट है जो हम दिमाग में याद रखते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। अब मैं इसको मैथमेटिकली शो कर रहा हूं कि इसका यहाँ पे क्या मीनिंग है, बट याद आपको ये चीज रखनी है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेलल लिख दिया सॉरी, नहीं ठीक तो था, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड सॉरी बच्चों इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, तो चल ही रहा है आपके पास। ठीक है, दैट इज, अब अपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे के सामने होती हैं, इन्हें हम अपोजिट साइड्स कहते हैं। जैसे AB के अपोजिट में क्या है? CD, AD के अपोजिट में क्या है? BC। ठीक है,
और इन्हें कहते हैं कंसेक्यूटिव साइड, जैसे ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये कंसेक्यूटिव है, वन आफ्टर दी अदर। ठीक है, हाँ जी बेटा, हाँ प्रेरणा, कोई दिक्कत? अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, हम पैरेललोग्राम पे काम कर रहे हैं, दैट इज ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी और डी सी बराबर होंगे, ए डी और बी सी इक्वल होंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोली? आर पैरेलल एंड इक्वल, तो मैंने इक्वल वाली पहले लिख दी, चलिए कोई कंफ्यूजन ना हो तो पहले पैरेलल लिख देते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये इसका मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, और ये क्या है? थ्योरेटिकल। कृतिका रीज्वाइन करिए बच्चे, अगर दिक्कत आ रही है, ठीक हो गया तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट बेटा, साइड्स के बाद अब अगली प्रॉपर्टी मैंने बताई कि हमें बताने हैं एंगल। अपोजिट एंगल are equal and sum of consecutive angle is 180 डिग्री। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब हम पहले अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल कौन से हैं? जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ए एंड सी। So these two angles are equal. Angle A is equal to angle C. Angle B is equal to angle D. Correct? Sum of consecutive angle. Consecutive angle कौन से हुए? A. अब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो A के बाद B, फिर B के बाद C, फिर D और फिर A। और इसे याद रखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जिसने चैप्टर 6 पढ़ा है उसे ये पता है कि AD पैरेलल टू BC and AB is a transversal. Therefore, sum of these two angles is 180 degree because co-interior angle. Because co-interior angle. तो हम कह सकते हैं इसमें, ये तो फर्स्ट अपना हो गया। नाउ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंसेक्यूटिव एंगल है, ये भी बोल सकते हैं, को इंटीरियर भी बोल सकते हैं। एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री, एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री एंड एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंसेक्यूटिव मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई बात बच्चों? कंसेक्यूटिव बेटा वन आफ्टर दी अदर, जैसे 1 A फिर B फिर B C C और D D और A। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है वन आफ्टर दी अदर, जैसे 1 2 3 4 है तो दीज आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, टर्म यूज की गई है बस कंसेक्यूटिव की। करेक्ट। अब बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब अगली बात हमें समझनी है डायगोनल्स की। डायगोनल्स में मैंने क्या कहा? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल या डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट इक्वल। इस वर्ड पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा ज्योमेट्री में आता है। बाइसेक्ट एंड इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट एंड इंटरसेक्ट, ये दो में डिफरेंस आपको आना चाहिए। इंटरसेक्ट का मतलब होता है सिर्फ दो लाइनें
जब किसी एक पॉइंट पर कट करती हैं तो उसको बोलते हैं लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर, और जिस पॉइंट पर वो कट करती हैं उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हर्षिता 1 मिनट बच्चे। अगर ठीक हो गया है तो कंटिन्यू रहिए, नहीं तो बच्चे रिज्वाइन कर लो, ठीक है। किसको किसको मेरी वॉइस और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, जरा हैंड रेज करो देखें। वर्णिका और हर्षिता, अच्छा अच्छा, बीच बीच में ये बेटा तो नेटवर्क का थोड़ा बहुत हो सकता है, उतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हो तो रिज्वाइन कर लो एक बार, ठीक है। अभी ठीक है तो कंटिन्यू करें हम, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट, अब इंटरसेक्ट का मीनिंग आप लोग समझ गए। अब हम बात कर रहे हैं बाइसेक्ट पर। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि लाइन इंटरसेक्ट तो करेंगी बट दोनों जो है एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करेंगे। जैसे यहां पर मैं एक पॉइंट ओ रखता हूं तो AC एंड BD टू लाइन सेगमेंट विच आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, लेकिन जो O है वो मिड पॉइंट है BD का, और जो O है वो मिड पॉइंट होगा AC का भी। इस सिचुएशन को कहते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्या सिचुएशन आई, इसका मतलब हो गया OA इज इक्वल टू OC, बाइसेक्ट ईच अदर, एंड सेकेंड कंडीशन हो गई OB इज इक्वल टू OD, और अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट है बट नॉट इक्वल एंड AC इज नॉट इक्वल टू BD, ठीक है। तो ये पूरी प्रॉपर्टी आपको मैंने प्रॉपरली पैरेललोग्राम की लिख करके बताई है। 10 सेकंड दे रहा हूं बच्चों, अगर कोई डाउट है तो पूछो इस प्रॉपर्टी में, और याद अगर साथ साथ तुम लोगों को याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोगों के दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हाँ बेटा पूछिए, कोई डाउट है तो। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट इक्वल। ताहिर बेटा मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाया, पर आई थिंक लास्ट में डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर होना चाहिए था। वो स्टेट, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि स्टेटमेंट इस तरीके से नहीं इस तरीके से लिखी गई है, तो वो क्या है कि अपने अपने तरीके से उसको समझना और लिखने का तरीका है, ठीक है ना। अगर ये बात कही गई है, मैंने क्या बोला है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पहली मेरी स्टेटमेंट ये है, तो वो क्लियर है कि हाँ डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बट नॉट इक्वल। बट नॉट इक्वली का मतलब उससे मत जोड़ो, बट नॉट इक्वल का मतलब डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ओके। डायगोनल्स कौन से हैं, डायगोनल्स आर AC एंड BD, दे आर नॉट इक्वल, ठीक, ओके। इरेज करूं, हो गया स्क्रीनशॉट।
इरेज करो बच्चे। इसके बाद सेकंड आता है बच्चों रेक्टेंगल। सेकंड क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अब सिर्फ बच्चों में स्टेटमेंट लिख दूंगा, मैथमेटिकल नहीं लिखूंगा, वो तुम लोग समझ जाओगे पहले वाले को ऑब्जर्व करके, है ना। एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, एंड ईच वर्टेक्स एंगल इज आर राइट एंगल। अब नया इसमें क्या क्या है वो अब हमें समझना है। साइड्स पर आते हैं सबसे पहले। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सभी समझ गए होंगे। AB पैरेलल टू CD, AD पैरेलल टू BC, AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। तो ये साइड्स की प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड बेटा एंगल की प्रॉपर्टी, ईच एंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, ईच एंगल इज अ राइट एंगल, that is angle A is equal to B is equal to C is equal to D is equal to 90। अब एक बात पे ध्यान देना, हर एंगल 90 है तो देखो अपोजिट एंगल तो बराबर ही है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, यानी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आ रही है। सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल देखो, A प्लस B 90 प्लस 90 180, B प्लस C 90 प्लस 90 180, C प्लस D 90 प्लस 90 180, D प्लस A 90 प्लस 90 180। क्लियर? एंगल के बाद अब आते हैं हम डायगोनल्स पर। डायगोनल्स आर इक्वल, अब सबके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि क्या इसके आपने ये बात क्यों नहीं लिखी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं या नहीं? आपने नहीं लिखा तो क्या हम इस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं या कंसीडर नहीं कर सकते? ठीक है ना। अब जो प्रॉपर्टी लिखी जाएंगी वो इसमें क्या स्पेशल है उसको लिख दिया जाएगा। अब देखो एक लाइन है जो आपके हर क्वेश्चन का आंसर कर देगी, उसे आपको ध्यान रखना है। अब मैं हर एक के बाद ये नोट जरूर लिखूंगा। एवरी रेक्टेंगल is a parallelogram but converse is not true। इसका मतलब क्या है? कह रहा हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब है पैरेललोग्राम की कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो आप रेक्टेंगल में नहीं लगा सकते। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका मतलब है कि आप हर एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते। हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, ठीक है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। अब पैरेललोग्राम क्यों रेक्टेंगल नहीं होता, जरा प्रॉपर्टी चेक करो।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो हमारा आंसर होगा यस, क्योंकि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए रेक्टेंगल के डायगोनल भी बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम से एक एक्स्ट्रा चीज है, वो क्या है? डायगोनल्स आर इक्वल आल्सो, जो कि पैरेललोग्राम में नहीं होता, उससे ये एडिशनल फीचर है इसका। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इज इट ट्रू? यस, हम इसको देख के नहीं कर रहे हैं, हम इसे देख के कर रहे हैं। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन पैरेललोग्राम से इसमें नया क्या मिला हमें? इसने कहा स्पेशली इसके एंगल 90 होते हैं, जो कि पैरेललोग्राम में नहीं होते, तो इसलिए पैरेललोग्राम से ये डिफर हो गया। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट इक्वल, ये किसमें होता है? पैरेललोग्राम में। लेकिन हमें इसमें एडिशनल क्या मिला? डायगोनल्स आर इक्वल। तो कितनी प्रॉपर्टी अलग थी? सिर्फ हमारे पास दो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम से अलग थी, इसलिए इसका नया नाम हो गया रेक्टेंगल। वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? वर्टेक्स एंगल राइट एंगल, डायगोनल्स आर इक्वल। बाकी सब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगा। तो ये नोट का मतलब सबको क्लियर हो गया? सिर्फ आपको मैं 5 सेकंड्स दूंगा, अगर कोई दिमाग में क्वेश्चन बनता है तो इस पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रेरणा अगर बेटा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो रिज्वाइन करिए। ठीक है, तो अब मुझे लगता नहीं किसी को डाउट है, तो अब हम आगे चलते हैं। सभी को क्लियर हो रही है बात, या कोई डाउट है? शर्माना नहीं है पूछने में कि सर को कहीं लग जाए कि भाई मैं इंटेलिजेंट बच्चा नहीं हूं। हमें होशियार बुद्धू चाहिए, होशियार बुद्धू। इसके बारे में थोड़ा तुम लोग रिसर्च करना, क्या होता है ये। समझ गए? बढ़े आगे। थर्ड, रेक्टेंगल के बाद आता है बेटे रोम्बस। अभी ठीक है प्रेरणा, क्लियर है? रोम्बस क्या है? रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल in which all sides are equal and opposite sides are parallel. Rhombus is a parallelogram in which all sides are equal and opposite sides are parallel. अब साइड्स के बारे में बात करते हैं। All sides are equal and opposite sides are parallel. ठीक है, that is side AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. All sides are equal and opposite sides are parallel. यानी AB parallel to CD and AD parallel to BC. क्लियर है बच्चों? अब आते हैं हम एंगल पर। अपोजिट एंगल्स are equal
and sum of consecutive angle is 180 डिग्री। ये तो पूरा पैरेललोग्राम की स्टेटमेंट आ गई। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल A is equal to angle C, angle B is equal to angle D, and sum of consecutive angle A plus B is 180 degree, angle B plus C is equal to 180 degree, angle C plus angle D is equal to 180 degree, और angle D plus angle A is equal to 180 degree. Clear? Now diagonals. Diagonals are not equal ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट बच्चों यहां कंप्लीट कर दे रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये अपना लास्ट पेज है। Diagonals are not equal but bisect each other at right angle. Diagonals are not equal but bisect each other at right angle. ये देखिए, इसमें स्पेशल क्या हुआ पैरेललोग्राम से डायगोनल में? डायगोनल इक्वल नहीं है, ये पैरेललोग्राम में भी नहीं होता। बाइसेक्ट ईच अदर पैरेललोग्राम में होता है, बट नया क्या हुआ? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी 90 डिग्री बनाते हैं। परपेंडिकुलर सबको पता है ना, एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाना लाइंस का, ठीक। जैसे जहां आप बैठे हो, जितनी भी आपके पास वॉल्स हैं, उनके कॉर्नर को ध्यान से देखो तो वो सारे के सारे क्या हैं? परपेंडिकुलर्स हैं। वॉल्स क्या हैं? परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। अब ये मत सोच लेना कि रूफ और जो फ्लोर है क्या कहते हैं उसको, वो पैरेलल हैं, ठीक है, बट उनके साथ जो इंक्लाइंड वॉल्स हैं, जो इंक्लाइंड है एक दूसरे के साथ, उनको आप देखो, वो सभी राइट एंगल बनाती हैं, यानी परपेंडिकुलर है, ठीक है। नोट, every rhombus is a parallelogram but converse is not true. हर एक रोम्बस पैरेललोग्राम है, आप देख लो, हर प्रॉपर्टी इसके अंदर है। क्या चीज बेटा? टॉप और बॉटम, घर के टॉप और बॉटम, फर्श और छत पैरेलल होते हैं ना हर्षिता? छत देखो घर की और फ्लोर देखो, ओ सॉरी फर्श देखो, ठीक है। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होता, ठीक है। अच्छा ठीक है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम, लेकिन हर पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होता। क्या क्या अलग है जिससे आप इसे पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते? क्या बेटा? सबसे पहली बात यह है कि पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड बराबर होती है, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट, अगली बात कहते हैं कि भाई डायगोनल्स नॉट इक्वल, ये पैरेललोग्राम में भी है। बाइसेक्ट ईच अदर, ये पैरेललोग्राम में भी है। इसमें एडिशनल फीचर क्या है? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस वजह से इसका नया नाम हो गया रोम्बस, क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट लेता है, ठीक है। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट लो। आज अभी तुम लोगों को इतना ही रिवाइज करना है, बाकी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
बाकी ट्यूसडे पढ़ाऊंगा। और बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ प्रिपेयर करके आना। और चैप्टर 4 का असाइनमेंट भेज देंगे, लगभग आधा असाइनमेंट तुम लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। प्रेरणा 2 मिनट बेटा वेट कर लो या रीज्वाइन कर लो, नहीं तो मैं सेंड कर देता हूँ पिक इसकी। बाकी सभी बेटा पिक ले करके स्क्रीनशॉट और मीटिंग लीव कर सकते हैं आप लोग। हाँ बेटा, टेलीग्राम पे मैंने चैप्टर 4 की वीडियो शेयर कर दी है। प्रेरणा मुझे एक मैसेज भेजो अपने फोन से, व्हाट्सएप भेजो तो मैं आपको भेज दूं स्क्रीन। ठीक है, मीटिंग एंड कर रहा हूँ बच्चे। प्रेरणा मुझे एक व्हाट्सएप भेज देना, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ओके बाय बच्चे। यस हर्षिता, कुछ पूछना बच्चे?